हेलो स्टूडेंट, इन दिस सेक्शन हम पैलेंटोलॉजी वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। हमारे आईएसओ के पेपर में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो पैलेंटोलॉजी वाले पार्ट्स हैं, मींस फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे नीचे 2, 5, 6, 7, 9 सभी, ये 1 बाय 1 हम डील करने वाले हैं। लेट्स कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, डिटेल्स ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ ए फॉसिल शेल आर प्रिजर्व्ड इन। किसी फॉसिल का शेल है उसकी बात चल रही है, उसकी एक्सटर्नल सरफेस की बात चल रही है। ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस के फॉसिल आपको मिलते हैं तो वो किस तरह के फॉसिल्स होंगे? क्या वो कास्ट होंगे, मोल्ड्स होंगे, कार्बोनाइजेशन उसे हम बोलेंगे या पेट्रिफिकेशन बोलेंगे? इसमें आंसर होना चाहिए बच्चों मोल्ड्स, क्योंकि हम बात करें अगर इम्प्रिंट्स प्रिजर्व हो रही है उन्हें हम मोल्ड बोल रहे हैं। एक्सटर्नल सरफेस है तो एक्सटर्नल मोल्ड्स, अगर इंटरनल सरफेस है किसी शेल की उसके इम्प्रिंट्स अगर प्रिजर्व हो रहे हैं तो उसे इंटरनल मोल्ड्स बोल देंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द सेडिमेंट्स विद द इम्प्रिंट्स ऑफ द शेल्स आउटर सरफेस नोन एज द एक्सटर्नल मोल्ड्स। तो आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। What part of the time scale does a rock represent if it contain fish fossil, trilobite and brachiopods? ये क्वेश्चन बच्चों जो है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने आई थिंक पढ़ा होगा। इसमें हर जो अर्थ है उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को शो किया गया है, या अर्थ की हिस्ट्री को हम समझ सकते हैं कि एंशियंट टाइम पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, किस टाइम पर किस तरह के ऑर्गेनिज्म के फॉसिल बने होंगे और आज हमें मिल रहे हैं। आइए देखते हैं। तो फॉसिल ऑफ फिशेस, ट्राइलोबाइट्स, ब्रेकियोपोड्स। हम अगर इनकी बात करें, ट्राइलोबाइट्स एंड ब्रेकियोपोड्स दीज आर मराइन इन्वर्टिब्रेट्स, और फिश फॉसिल हम ये जानते ही हैं। तो ये सारे जो फॉसिल्स हैं ये होंगे मीजोजोइक, प्रोटोजोइक, सिनोजोइक या पैलियोजोइक। किस एरा से होंगे? पैलियोजोइक एरा विल बी करेक्ट आंसर हियर। क्यों? क्योंकि पैलियोजोइक एरा में जनरली एम्फीबियंस के, मराइन इन्वर्टिब्रेट्स के, फिशेस के फॉसिल देखे गए हैं। ठीक है, आइए जानते हैं सॉल्यूशन। देखो, पैलियोजोइक एरा, fossils found in Paleozoic era show the evidence of marine invertebrate fishes and amphibians. तो आंसर D will be correct answer. Let's move forward for the next question. Question number 6, branch of paleontology that deal with the study of process of fossilization. सीधा सा क्वेश्चन है, study of process of fossilization, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, आंसर D, टैफोनॉमी will be correct answer. सीधा सा क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मीजोजोइक एरा? वापस जियोलॉजिकल टाइम स्केल से है। बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने आई थिंक पढ़ा होगा, इसमें आपको पता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिफरेंट एराज में डिवाइड किया गया है। एरा में जो टाइम है अगर उसको भी हमें सब डिवाइड करना है तो उसके टाइम के सब डिवीज़न को हम बोलते हैं पीरियड्स। डिफरेंट पीरियड्स की हम बात करें, किसी पर्टिकुलर पीरियड में भी अलग अलग टाइम स्केल हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं एपॉक्स में। ठीक है, आई थिंक आप ये जानते होंगे। तो हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मीजोजोइक एरा। तो डिफरेंट एरा है यहाँ पर। मीजोजोइक एरा की हम बात करें तो देखो, मीजोजोइक एरा में आता है जुरासिक, क्रेटेशियस, ट्रायसिक। एज वी नो ट्रायसिक में जो है डायनासोर्स आए थे, जुरासिक में डायनासोर ने राज किया था, और क्रेटेशियस के खत्म होते होते ये डायनासोर्स एकदम खत्म हो गए थे हमारी अर्थ से। ठीक है, तो ये जो है ये मीजोजोइक से है। तो कौन सा नहीं है? इयोसिन। इयोसिन एपोक है। क्या है ये? एपोक है, जो कि सीनोजोइक एरा से बिलोंग करता है। कौन से एरा से? सीनोजोइक। तो जो मीजोजोइक है उसके जस्ट बाद जो एरा आता है वो है सीनोजोइक। तो बी विल बी राइट आंसर। लेट्स सी, इयोसिन डज नॉट बिलोंग टू द मीजोजोइक एरा। आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What does extinction of ammonoids suggest? अमोनोइड्स का एक्सटिंक्शन हुआ था। यहाँ भी वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन है बच्चों। तो कब हुआ था एक्सटिंक्शन अमोनोइड्स का, हम इसको डील करेंगे। एंड ऑफ द फेनोजोइक एन, एंड ऑफ मीजोजोइक एरा, एंड ऑफ जुरासिक पीरियड, एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा। तो जहाँ तक अमोनोइड क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। अमोनोइड्स वर एक्सटिंक्ट इन द एंड ऑफ मीजोजोइक एरा। अमोनोइड्स वर मराइन सिफेलोपोड मोलस्क, यानी कि एक तरह के मोलस्क हैं, मोलस्का की सिफेलोड क्लास से लिए गए हैं, उसमें भी सब क्लास है अमोनोइडिया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था अमोनोइड्स के बारे में। बाकी एक्सटिंक्ट कब हुए थे? मीजोजोइक एरा। तो आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर। हाँ तो बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
Paleo surfaces containing dead corals when dated precisely give information on the time of। तो यहाँ भी हमको पता करना है पेलियो सरफेस क्या है। पेलियो सरफेस एंशियंट टाइम की, पेलियोंटोलॉजी से ही हम बात कर रहे हैं। पेलियो मतलब एंशियंट टाइम पे जो सरफेसेस है उसकी बात कर रहे हैं। डेड कोरल्स जो होती है ये शेलो वाटर में रहती है। व्हेन डेटेड प्रिसाइजली गिव इन्फॉर्मेशन, तो शेलो वाटर मीन्स मराइन एनवायरमेंट का ही हमें डिटेल देने वाली है, ठीक है। तो एब्रप्ट सी लेवल राइज, एब्रप्ट अपलिफ्ट ऑफ लैंड, एब्रप्ट सब्सिस्टेंस ऑफ लैंड एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ट्रांसग्रेसिव रिग्रेसिव साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एब्रप्ट सी लेवल। लेट्स सी सॉल्यूशन। Corals grow in shallow waters. A paleo surface with dead corals can provide information about past sea level। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पेलियो सरफेस की हम बात करें तो पास्ट सी लेवल के बारे में ही हमें बताएगा कोरल। जैसा कि हम जानते हैं शेलो वाटर में कोरल रहता है तो सी राइज को शो करेगा कि सी लेवल क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इन द पिक्चर बिलो द डोर्सल वाल्व इज स्मॉलर देन द वेंट्रल वाल्व, आइडेंटिफाई द फॉसिल। सामने एक डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है। हालांकि डायग्राम थोड़ा इतना क्लियर है नहीं जो पेपर में आया था हमारे। तो ये डायग्राम किसका हो सकता है? अगर आपने स्टडी की है तो आप बता सकते हो। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं आई थिंक इसमें बताने वाले हैं बाइवाल्व, पर ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बाइवाल्व, ओयस्टर, ब्रेकियोपोड और केटोन। क्या सही होना चाहिए? ब्रेकियोपोड विल बी राइट आंसर, ठीक है। हालांकि जैसा बाइवाल्व की स्ट्रक्चर आपने देखी है, ब्रेकियोपोड में भी ऐसा होता है। क्या होता है? दो वाल्व होते हैं। ब्रेकियोपोड आर बेंथिक मराइन इन्वर्टिब्रेट्स। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होना चाहिए। बेंथिक मतलब जो डीप ओशियंस में पाए जाते थे। मराइन इन्वर्टिब्रेट विद हिंज्ड कैल्साइट शेल, इसमें भी बाइवाल्व की तरह हिंज्ड कैल्साइट शेल्स पाए जाते हैं। कैल्साइट में कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स पाए जाते थे। दे रिजेंबल द वेल नोन बाइवाल्व मोलस्क। ये दिखते तो बाइवाल्व मोलस्क की तरह हैं। किसकी तरह? ये भी मोलस्क, बाइवाल्व जो मोलस्क का ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है उसकी तरह ये दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली ये बाइवाल्व है नहीं। क्यों? बाइवाल्व हैव टू इक्वली साइड वाल्व। उसके जो, जैसे बाइवाल्व की हम बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों वाल्व इक्वल साइज के होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा? लार्जर वेंट्रल वाल्व। जो वेंट्रल वाल्व है ये क्या होगा? थोड़ा लार्ज होगा। वेंट्रल डोर्सल आप समझ रहे हैं, डोर्सल साइड वेंट्रल साइड, ठीक है। तो वेंट्रल वाल्व कंपेरेटिवली तो डोर्सल वाल्व ये थोड़ा सा क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसके लिए आपको ब्रेकियोपोड डील करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ब्रेकियोपोड। विच टाइप ऑफ फॉसिल शुड नॉट एक्सपेक्टेड इन यूनिट सी? क्वेश्चन नंबर 13 है। एक डायग्राम आपको दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन में पूछा गया है विच टाइप ऑफ फॉसिल शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड इन यूनिट सी। यूनिट सी की बात चल रही है, ठीक है। या फिर सी वाला ऑप्शन की हम बात करें तो ए बी सी डी फिर सी ई अलग अलग सेडिमेंटेशन यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे बच्चों? जो स्टोमेटोलाइट्स है, ठीक है, फॉसिल वुड है और इकाइनोडर्म्स है, ये एक्चुअली शेलो वाटर से या फिर अपर सरफेस से हम इनको रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अमोनाइट्स की हम बात करें तो ये डीप ओशियंस में पाया जाता था, ठीक है। तो इसके फॉसिल डीप ओशियंस में मिलेंगे तो ये ज़्यादा डीप सरफेस को शो करेगा, यूनिट सी को शो नहीं करेगा। तो अमोनाइट विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलो लेट्स सी सॉल्यूशन। अमोनाइट आर अ टाइप ऑफ मराइन मोलस्क दैट लिव्ड इन डीप मराइन वाटर। ये मोलस्का ग्रुप के ही ऑर्गेनिज्म है, पर ये डीप मराइन वाटर में रहते थे। स्टोमेटोलाइट एंड इकाइनोडर्म्स आर फाउंड इन शैलो मराइन वाटर, ठीक है। इस चीज़ से आपको बात समझ में आ रही होगी। स्टोमेटोलाइट्स, इकाइनोडर्म्स ये शैलो वाटर में होते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसको एक बार और देखिए आप। शैलो वाटर, अपर सरफेस पे जाएंगे तो शैलो वाटर शो होगा, जितना डीप में जाएंगे तो डीप सरफेस शो करेगी, ठीक है। सेडिमेंटेशन को हम देख रहे हैं डीप से लेकर अपर सरफेस की तरफ। तो अमोनाइट से अगर हम करते हैं तो नीचे की किसी ए बी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, कंपेरेटिवली। चलो सॉल्यूशंस, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एन एपिकल डिस्क ऑफ इकाइनोइड? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एपिकल डिस्क ऑफ इकाइनोइड। इकाइनोइड क्या है बेटा? इकाइनोइड यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा आपने पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, उसकी सब क्लास है। तो इकाइनोइड किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। इकाइनोइड मेट्रीपोराइट प्लेट यहाँ पे राइट आंसर होगा। पेरिस्टोम, पेरीप्रोक्ट, बोस, तीन ऑप्शन और हैं यहाँ पर। अगर आप रिलेट करेंगे तो पेरीप्रोक्ट भी आपको सही लग सकता है, बट पेरीप्रोक्ट यहाँ पे सही आंसर नहीं है। क्यों?
पेरीप्रोक्ट अगर हम इसकी बात करते हैं अपाइकल पार्ट में, तो ये एनस को कवर करने वाली एक तरह की मेम्ब्रेन है, जबकि मेड्रीपोराइड डिस्क एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। मेड्रीपोराइड प्लेट एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपाइकल डिस्क इकाई नोड की शो होगी क्योंकि ये एक तरह का स्केलेटन शो कर रहा है, आउटर स्केलेटन बना रहा है, तो आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स सी सॉल्यूशन। मेडिपोरिक प्लेट इज प्रेजेंट ऑन द अपाइकल डिस्क ऑफ इकाइनोइड्स। आंसर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द फॉसिल्स इन द पिक्चर बिलो। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपको ये पिक्चर पहचाननी है किस फॉसिल्स का ये इमेज है। हमारे पास ऑप्शंस हैं फोरामिनिफेरा, डायटम्स, स्पोर्स या कोकोलिथोफोर। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो है जो डायग्राम है ये एक्चुअली ग्लोबिजेरिना का है। ग्लोबिजेरिना क्या है? ये फोरामिनिफेरा का ही एक जीनस है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए जाना है। सॉल्यूशन देखते हैं। पिक्चर बिलोंग टू द जीनस ऑफ प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा दैट इज ग्लोबिजेरिना। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? फोरामिनिफेरा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैंक्टोनिक ग्रुप प्रोड्यूस सिलिका शेल्स और स्केलेटन। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन शो करता है कि उससे सिलिका का शेल या स्केलेटन बनता है, मतलब किसमें से किसमें सिलिका का शेल होता है या स्केलेटन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कोकोलिथोफोर, फोरामिनिफेरा, टेरोपोड्स या डायटम्स। बेटा डायटम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। डायटम्स की जो सेल वॉल है सिलिका की बनी होती है, ठीक है, और जहाँ भी डायटम्स पाए जाते हैं मराइन एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो वहाँ की जो अर्थ है सिलिशियस अर्थ हो जाती है एक तरह की, यानी कि वहाँ पे कहीं से ज़्यादा सिलिका देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन देखते हैं। डायटम्स आर यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक एल्गे। ठीक है, ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक एल्गे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सिलिका। इनकी सेल वॉल किससे बनी होगी? सिलिका से बनी होगी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, द abundance of opal in deep sea sediment is closely related to the abundance of in the overlying water। तो ओपल क्या है? ओपल भी एक्चुअली किससे बना हुआ है? सिलिका का कंटेंट है इसमें भी, ठीक है, सिलिका से ही बना हुआ है। अब आपको ये पहचानना है इनमें से किसके पास सिलिका की सेल वॉल होती है या सिलिका का स्केलेटन होता है। डायटम्स ओनली, रेडियोलेरियंस ओनली, both the diatoms and radiolarians, प्लैंक्टोनिक एंड बेंथिक फोरामिनिफेरा। क्या आंसर होगा बच्चों इसमें? तो आंसर सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि डायटम्स रेडियोलेरियंस दोनों सिलिका सीक्रेट कर सकते हैं, इनके सेल वॉल में सिलिका होता है। लेट्स सी सॉल्यूशन। And the deep sea opal primarily occurs as biogenic silica produced by microscopic marine organisms such as diatoms and radiolarians। ठीक है, ये सिलिका प्रोड्यूस कर सकते हैं। सी विल बी करेक्ट आंसर। Let's come on the next question, that is the question number 66. The term eutrophication refer to the process where, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये यूट्रोफिकेशन अपने 9th क्लास 8th क्लास में ये टर्म्स आपने डील की होगी। ये फोसिल पार्ट से नहीं है लेकिन बायोलॉजी वाला पार्ट एक तरह से, तो इसको भी हम डील कर लेते हैं। यूट्रोफिकेशन का मीन क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा यूट्रोफिकेशन क्या है। जैसे जहाँ भी स्टेगनिंग वाटर रहता है वहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट रिच हो गया है, न्यूट्रिएंट आ गए हैं फ्लोट होते हुए, तो वहाँ पर एल्गे ग्रो कर जाते हैं ना, जिसे हम यूट्रोफिकेशन बोल रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? दीज आर द न्यूट्रिएंट इनपुट्स आर वेरी हाई। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो रहा है, एल्गे की ग्रोथ हो रही है। तो ऑप्शन ए, लेट्स सी सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट इनपुट आर वेरी हाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, कार्बोनिफेरस पीरियड इज नोन फॉर। वापस से एक और क्वेश्चन जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। ये हमारा एक और क्वेश्चन है, इसलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना बहुत ज़रूरी था इस ISO पेपर के लिए हमें। मैंने बोला भी था कई बच्चों को। तो कार्बोनिफेरस पीरियड इज नोन फॉर, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड, यानी कि इस पीरियड में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ आयरन और वाइड स्प्रेड फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, इसमें आंसर बी करेक्ट आंसर। Carboniferous period is known for formation of coal। ठीक है, let's come on the next point, that is 72। Question number 72, to which period chalk is dated to age। इसमें भी अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। तो देखें
चाक, पहले आपको ये पता होना चाहिए चाक क्या है, ठीक है। चाक एक तरह का लाइम स्टोन है, ठीक है। अब इस अगर आपको कोई सेडिमेंट मिलता है, कोई रॉक मिलती है जिसे हम चाक बोल रहे हैं, कोई लाइमस्टोन मिलता है एंशियंट टाइम का, तो उसमें किस तरह के फॉसिल हो सकते हैं आपको उसकी स्टडी करनी है। चाक किस टाइम का हो सकता है, इयोसीन, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड या क्रिटेशियस। लेट्स सी सॉल्यूशन। क्रिटेशियस पीरियड इसमें आंसर आना चाहिए। चाक इज मेड अप मोस्टली ऑफ द रिमेन्स ऑफ द कोकोलिथोफोर एंड फोरामिनिफेरा। फोरामिनिफेरा एंड कोकोलिथोफोर्स, अगर इनकी हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का इनमें शेल होता है। इनमें किसका शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो चाक में भी कंटेंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक तरह का लाइमस्टोन है, एक तरह की रॉक है, ठीक है। तो इसमें अगर चाक में अगर आप देखते हैं फॉसिल्स किसके हो सकते हैं, तो कोकोलिथोफोर्स, फोरामिनिफेरा, इनके ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स यहाँ पे पाए जा सकते हैं। These organisms thrived in warm nutrient rich Cretaceous oceans. Cretaceous पीरियड में जो ओशियंस थे, ठीक है, वहाँ पे ये पाए जाते थे फोरामिनिफेरा और कोकोलिथोफोर वाले ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आगे बात करें, इसका आंसर आ गया तो आंसर नंबर डी, क्रिटेशियस। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73, मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरा, ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से वापस एक और क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे आपको एरा को सही सीक्वेंस में समाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्री कैम्ब्रियन, मीजोजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक, नहीं, पेलियोजोइक, सीनोजोइक, सीनोजोइक तो बाद में आएगा, नहीं, प्री कैम्ब्रियन, हाँ प्री कैम्ब्रियन फर्स्ट आता है, देन पेलियोजोइक एरा आता है, देन मीजोजोइक एरा, देन सीनोजोइक एरा। इसके लिए आपको एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल की पूरी एक टेबल होती है, अच्छे से उसको लर्न करना है, पढ़ना है, सारे आंसर इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आंसर सी विल बी करेक्ट, प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज द एस्टिमेटेड एज ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन होमिनिड फॉसिल्स, ठीक है। होमिनिड फॉसिल मीन्स ह्यूमन फॉसिल की यहाँ बात चल रही है, तो ओल्डेस्ट होमिनिड फॉसिल्स की एज क्या हो सकती है, सबसे पुराना या सबसे ओल्ड होमिनिड फॉसिल कौन सा है, कितना पुराना हो सकता है, 1 मिलियन ईयर्स, 4.4 मिलियन ईयर्स, 65 मिलियन ईयर्स या 2 लाख ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा बच्चों 4.4 मिलियन ईयर्स, सीधा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, किसी फीमेल स्केलेटन का था ये, आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड होमो सेपियन फर्स्ट अपीयर इन द फॉसिल रिकॉर्ड। होमो सेपियन फॉसिल रिकॉर्ड में सबसे पहले कब अपीयर हुए, तो 2 मिलियन ईयर एगो, 1 लाख ईयर एगो, 5 लाख ईयर्स एगो या 3 लाख ईयर्स एगो। सीधा सा आंसर है बेटा 3 लाख ईयर्स एगो, को पढ़ना था, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द टोंग चाइल्ड फॉसिल। क्वेश्चन नंबर 97 ये बोल रहा है कि टोंग चाइल्ड फॉसिल, एक चाइल्ड का फॉसिल हमें मिला था, ठीक है, उसका स्केलेटन हमें मिला था, तो जो स्केलेटन मिला जिसको टोंग बेबी भी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक्चुअली जो टोंग रीजन है ये अफ्रीका में प्रेजेंट है, तो देखते हैं इसका क्या हो सकता है। इट प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ अर्ली टूल यूज बाय द होमिनिन्स, इट वॉज द फर्स्ट फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस, इट सपोर्टेड द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन, एंड द नेक्स्ट इज इट रिप्रेजेंटेड अ ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी, टोंग चाइल्ड फॉसिल जो हमें मिला इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, तो बच्चों इसका आंसर जाना चाहिए आंसर नंबर सी, इट सपोर्ट द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ह्यूमन माइग्रेशन। एक्चुअली ऐसा माना गया है जो स्केलेटन जो टोंग बेबी अफ्रीका में मिला, ठीक है, इसका फॉसिल हमें अफ्रीका में मिला, तो ऐसा माना जाता है जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है वो अफ्रीका से हुआ है, बाद में ये अलग अलग रीजन में ह्यूमन माइग्रेट हो गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। टोंग चाइल्ड फॉसिल डिस्कवरी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रोवाइडेड द फर्स्ट एविडेंस दैट अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं जनरली, बेसिक सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं बच्चों। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आई थिंक यही सही होना चाहिए, है ना। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल, ऑल द फॉसिल्स आर ओनली हार्ड पार्ट्स विच आर प्रिजर्व्ड, ओनली मराइन ऑर्गेनिजम्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। देखते हैं दे आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपल सा है,
ऑप्शन ए इसमें आंसर आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल लोब्स फाउंड ऑन द फ्लैंक्स ऑफ द बॉडी ऑफ ट्राइलोबाइट आर टर्म्ड एज। क्वेश्चन नंबर 99 ये पूछ रहा है हमें ट्राइलोबाइट्स के बारे में। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ट्राइलोबाइट की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्राइलोबाइट क्या है? देखो, ट्राइलोबाइट अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। इसके एंशिएंट जो आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिज्म थे उनकी बात चल रही है, अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो देखो, लॉन्गिट्यूडिनल लोब्स की अगर इसकी हम बात करें तो इसकी लॉन्गिट्यूडिनल लोब्स में प्लूरल लोब, एक्सियल लोब दोनों देख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो एक्सियल लोब है ये सेंटर को शो करता है, और जो हमें बात करना है यहाँ पे आंसर में फ्लैंक रीजन की। फ्लैंक रीजन जो साइड वाले रीजन से इनको हम फ्लैंक रीजन बोल रहे हैं। ठीक है, साइड वाले जो रीजन है इनको हम फ्लैंक रीजन बोल रहे हैं। तो ये जो फ्लैंक रीजन वाले हैं एक्चुअली ये प्लूरल लोब हैं। ठीक है, और है ये लॉन्गिट्यूडिनल लोब का ही पार्ट है। एक्सियल लोब, प्लूरल लोब दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान रखें, एक्सियल लोब सेंटर में है। ठीक है, सेंटर में जो है ये है एक्सियल लोब। ठीक है, और जो फ्लैंक रीजन में है दोनों तरफ ये यहाँ पे है प्लूरल लोब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। लॉन्गिट्यूडिनल लोब्स फाउंड ऑन द फ्लैंक्स ऑफ द बॉडी ऑफ ट्राइलोबाइट्स आर टर्म्ड एज प्लूरल लोब। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो इस तरह से 99 का जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।